हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी में ही समाज मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत सर्वे मेथड के बारे में ही चर्चा करूँगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में ये जाना कि सर्वे मेथड क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तथा उसके क्या क्या प्रकार हैं, और हमने यह भी जाना कि उसके निम्नलिखित 2 प्रकार हैं जिनके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसके एक और प्रकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम दूरभाष सर्वे कहते हैं, टेलीफोन सर्वे। दूरभाष सर्वे में सर्वेकर्ता टेलीफोन पर ही व्यक्तियों के शोध समस्याओं के बारे में कुछ सूचना प्राप्त करता है और उसके आधार पर क्या करता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है या निष्कर्ष निकालता है। तो इसमें 2 व्यक्ति जो शोधकर्ता होता है और जिस पे शोध किया जाता है, ये दोनों ही आमने सामने इंटरेक्शन नहीं होता इन दोनों का। ये दोनों, इसमें शोधकर्ता जिसके ऊपर शोध करता है उसके बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में वह टेलीफोन के माध्यम से ही जानता है तथा उसके समस्याओं को सुनकर विश्लेषण करने के बाद उसके निष्कर्ष को भी वह निकालकर टेलीफोन के माध्यम से ही उसको उपाय भी बताता है। तो इस सर्वे मेथड में दोनों एक दूसरे को मिलते नहीं हैं, विथआउट मिले ही दोनों टेलीफोन से ही एक दूसरे के बारे में। इस सर्वे मेथड का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें जो सेवाकर्ता की सूचना आसानी से मिल जाती है और उसमें समय की बचत होती है। जिस पर हम शोध कर रहे हैं उसके बारे में हमें सभी सूचनाएं बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी टेलीफोन के माध्यम से, और हमारे समय की भी बचत होगी, इसमें हमें खर्च भी कम पड़ेगा। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए यह मेथड बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, जिसमें समय, श्रम, पैसे, हर चीज़ की बचत होगी। परंतु इस मेथड के भी कुछ दोष भी हैं, इस लाभ के अलावा कुछ दोष भी हैं इस मेथड के। तो इसका सबसे पहला दोष यह है कि दूरभाष सर्वे में सूचनादाता अर्थात व्यक्ति मात्र हाँ या नहीं में ही सूचना देकर निकल जाना चाहता है। ज़्यादातर जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या कहेगा, टेलीफोन पे हाँ ना कह के ख़त्म कर देगा बात को। इससे क्या होगा कि हम पूरी तरह से सही सटीक जानकारी नहीं पा पाएंगे। अगर इसे हम ये कहें कि यहाँ सूचनादाता द्वारा जिस पे हम शोध करते हैं मात्र सतही अनुक्रिया होती है, वही बात हुई। सतही अनुक्रिया मतलब अगर हाँ नहीं में कोई उत्तर दे दे तो हम पूरी तरह से नहीं जान सकते कि वह क्यों इस चीज़ से उसे पसंद नहीं है, ये चीज़ उसे पसंद है तो क्यों पसंद है, ये चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं। तो हम सिर्फ ऊपरी उसके बारे में क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि दूरभाष सर्वे में जो शोधकर्ता होता है को यह शक बना रहता है हमेशा कि सूचनादाता वास्तव में वही व्यक्ति है जिससे हम सूचना प्रदान करना चाहते हैं या कोई और उसकी जगह पर हमें सूचना दे रहा है। ये भी हो सकता है क्योंकि हम उस व्यक्ति को देखते नहीं हैं, सिर्फ टेलीफोन पे बात करते हैं। तो यहाँ व्यक्ति कोई और भी हो सकता है जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने बारे में, और नाम कोई किसी और व्यक्ति का भी हो सकता है। तीसरा है कि भारत जैसे गरीब देश में जो टेलीफोन सर्वे है वह एक बहुत ही दोषपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्ति के यहाँ टेलीफोन अवेलेबल नहीं है। तो इस परिस्थिति में इस जो सर्वे मेथड का हर एक व्यक्ति पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अतः सेवाकर्ता द्वारा दूरभाष सर्वे में सम्मिलित किया गया जो सैंपल है वह निश्चित रूप से पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें वैसे लोग नहीं इन्वॉल्व हो पाएंगे जिनके पास टेलीफोन नहीं है। तो वो पूरी जनसंख्या का कहाँ से कर पाएगा,
और उससे जो प्राप्त रिजल्ट होगा वो हम पूरी जनसंख्या पर लागू भी नहीं कर सकते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में जो प्राप्त निष्कर्ष होगा जनसंख्या के लिए वैलिड नहीं होगा, पूरी जनसंख्या के लिए। इस तरह से हम देखें तो कि सर्वे मेथड में समाज मनोवैज्ञानिक विभिन्न उपकरण या प्रविधियों जैसे साक्षात्कार हो गया, प्रश्नावली होगी, पैनल, दूरभाष आदि के माध्यम से अध्ययन किए जाते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, और अध्ययन किए जाने वाले विषय के बारे में आंकड़े संग्रह कर एक निश्चित निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं इन सारे टेक्निक्स के माध्यम से। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने तथा समाज शास्त्रियों ने सर्वे मेथड के कुछ लाभ तथा अलाभ बताएं। सर्वे मेथड के क्या गुण और दोष हैं, इनके बारे में भी कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों तथा समाज शास्त्रियों ने हमें बतलाया है। इसका सबसे पहला गुण या लाभ यह है कि सर्वे मेथड सामान्यतः उस तरह के सैंपल्स या जीव संख्या के अध्ययन के लिए उपयुक्त माना जाएगा जिसमें व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो। ऐसी परिस्थिति में समाज मनोवैज्ञानिक अन्य विधियों जैसे प्रयोगशाला प्रविधि, क्षेत्र प्रयोग विधि आदि से उतना लाभान्वित नहीं होता, उतना उसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता जितना कि इस विधि से मिल पाएगा, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, लोगों की संख्या ज़्यादा हो और हमें उन पर अध्ययन करना हो। दूसरा पॉइंट है कि सर्वे मेथड का प्रयोग समाज मनोवैज्ञानिक मूल शोध तथा प्रयुक्त शोध दोनों में करके इसका फायदा उठा सकते हैं। मूल शोध तथा प्रयुक्त शोध दोनों में, यानी कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों में ही कर सकते हैं। समाज मनोवैज्ञानिक किसी सामाजिक समस्या के संबंध में कोई हाइपोथेसिस परिकल्पना का निर्माण करके उसकी जांच करने के लिए भी सर्वे मेथड का उपयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि धूम्रपान से कैंसर होता है, ऐसी परिकल्पना जैसी परिकल्पना बनाकर समाज मनोवैज्ञानिक उसकी जांच के लिए सर्वे मेथड उपयोग कर सकता है। उसी ढंग से सर्वे मेथड का उपयोग अप्लाइड रिसर्च में भी होता है, प्रयुक्त शोध में भी काफ़ी किया जाता है। समाज मनोवैज्ञानिक सर्वे विधि द्वारा भीख मंगी, गरीबी, दहेज प्रथा आदि के प्रभावों का अध्ययन करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं इससे। तीसरा पॉइंट है कि सर्वे विधि का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है जो कार्यक्षेत्र है इसका। तो इसका प्रयोग न केवल मनोविज्ञान में ही करते हैं बल्कि अन्य विषयों में भी, जैसे कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा अन्य सरकारी चीज़ों में भी इसका भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि सर्वे विधि में लचीलापन का गुण होता है। सर्वे विधि अपनी आवश्यकता अनुसार प्रश्नावली, साक्षात्कार, टेलीफोन आदि का व्यवहार कर तथा प्रश्नावली एवं साक्षात्कार में उपयुक्त प्रकार का उपयोग करके अपने अध्ययन विषय में क्या करता है, सफलतापूर्वक अध्ययन करता है। इस तरह से यह एक लचीलापन का इसमें गुण पाया जाता है जो कि समाज मनोविज्ञान की अन्य विधियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है इसमें यह गुण। परंतु इन गुणों के बावजूद इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। इसका सबसे पहला दोष यह है कि सर्वे विधि में अध्ययन विषय का गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इस विधि में सामान्यतः क्या होता है, समाज मनोवैज्ञानिक एक बड़े सैंपल का अध्ययन करता है। जब लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो हम विस्तृत रूप से सबका अध्ययन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्तियों की संख्या अधिक होने से अध्ययन की गहराई नहीं हो पाती और वे मात्र ऊपर से ही सूचना प्राप्त करते हैं और उसके बाद अध्ययन क्या होता है, इतना ही पे समाप्त हो जाता है। तो हम सतही अध्ययन करते हैं। इसी संबंध में करलिंगर ने एक टिप्पणी की और कहा कि सर्वे सूचना सामान्यतः सतह के नीचे बहुत गहराई में प्रवेश नहीं कर पाती। प्राप्त की गई जो सूचना होती है का कार्यक्षेत्र प्रायः गहराई
कीमत पर आंका नहीं जा सकता। वह सिर्फ ऊपरी ही अध्ययन करता है, सतही सूचना ही एकत्रित करता है। दूसरा पॉइंट है कि सर्वे विधि में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इसमें समय, धन एवं परिश्रम आदि ज़्यादा लगते हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट है कि सर्वे विधि का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि जो शोधकर्ता है प्रशिक्षित हो तथा उसे सर्वे के विभिन्न उपकरण क्या हैं इसके उपकरण है साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं पैनल आदि का निर्माण एवं उपयोग संबंधी नियमों का उसे ज्ञान हो। चूँकि ऐसे सर्वेकर्ता कम पाए जाते हैं, अतः सर्वे विधि का उपयोग अपने आप में ही सीमित है। हर कोई इस विधि का उपयोग अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट है कि सर्वे विधि में आत्मनिष्ठता अधिक पाई जाती है। आत्मनिष्ठता का गुण अधिक पाया जाता है क्योंकि इसमें अक्सर सूचनाएं, जो सूचनादाता होता है जिस पे हम शोध कर रहे हैं, सही बातों को क्या करता है, छिपा लेता है और उसकी जगह कोई दूसरा उत्तर भी दे सकता है। इसके दो कुपरिणाम होते हैं। इसके दो कुपरिणाम क्या होंगे? पहला कि सर्वे विधि की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, उसमें रिलायबिलिटी का गुण नहीं रहेगा, और फिर इसकी वैधता पर भी आँच आ जाती है। जब उसमें विश्वसनीयता नहीं रहेगी तो वैधता का गुण तो अपने आप ही उसमें नहीं पाया जाएगा, तो उसकी विश्वसनीयता तथा वैधता दोनों ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने जाना कि सर्वे विधि किसे कहते हैं तथा इसके क्या गुण तथा दोष हैं। परंतु इन अवगुणों के बावजूद भी इस विधि का प्रयोग समाज मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र में काफ़ी अधिक किया जाता है। तो आज हमने जाना कि सर्वे विधि के क्या गुण दोष हैं और उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।